हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? चेक बॉक्स में वाई लिखिए जरा सभी। प्लीज टाइप वाई इन द चेक बॉक्स। माय वॉइस इज ऑडिबल। चलिए स्टार्ट सॉल्विंग।
हाँ जी, आंसर दीजिए। नंदिनी, लेट अस सी, करते हैं चेक। लेट द अदर्स आंसर। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। हाँ जी, आंसर दीजिए। केवल नंदिनी ने आंसर दिया है अब तक। चलिए, देखो इसके अंदर स्विच पहले ओपन था और इक्वल टू जीरो पे इसको क्लोज किया। लेट मी मेक सम स्पेस। तो टी इक्वल टू जीरो पे इसको क्लोज किया है। तो पहले जब स्विच ओपन था तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द सर्किट एट इक्वल टू जीरो नेगेटिव। एट इक्वल टू जीरो नेगेटिव, इक्वल टू जीरो नेगेटिव का मतलब क्या? स्विच अभी ओपन है और स्टेडी स्टेट आ गई। तो कैपेसिटर आपका ओपन है, ये आपका कैपेसिटर। ठीक है, और दिस इज वी सी ऑफ जीरो नेगेटिव। ये 5 ओम, ये 12 ओम, और ये 2 एम्पियर। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, वी सी ऑफ जीरो नेगेटिव इज व्हाट? ये वाला वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज इज 10 वोल्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इस क्लोज लूप में ही सर्कुलेट होना है। ठीक है, तो ये आपका है 10 वोल्ट
और यही VC ऑफ जीरो पॉजिटिव। ठीक है। अब एक्सप्रेशन निकालना है, उसके लिए लगेगा VC ऑफ इनफाइनाइट। तो T इक्वल टू इंफिनिटी पे आप सर्किट बना लेते हैं। एट T इक्वल टू इंफिनिटी, स्विच क्लोज, स्टेडी स्टेट फिर से आ गई है। और ये है आपका 2 एम्पियर्स, 25 वोल्ट। ठीक है, ये आपका VC ऑफ इन्फिनिटी। अब ये आप बताइए मुझे कैलकुलेट कर, VC ऑफ इन्फिनिटी बताइए मुझे, आप आपको बताना है। कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए। कितना आ रहा है VC ऑफ इन्फिनिटी? क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पर KCL लगा दीजिए, यहाँ KCL लगा दीजिए और VC ऑफ, बताना आप ही को है मुझे।
जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भैया आप अपनी, एंड प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके नंदन, लेट अस सी। चार्ज कैपेसिटर है, जैसे ही स्विच क्लोज होगा वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
देखिए एक चीज बताइएगा मुझे, ये टोटल मार के 9 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 9 ओम का रेजिस्टेंस इस 18 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है। से यस और नो ऑन दिस, से यस और नो, है ना? तो 18 इन पैरेलल विथ 9 कितना होता है? 18 इन पैरेलल विथ 9, जल्दी से आंसर देंगे। 18 in parallel with 9 is how much? It is 6 ohms. ठीक है। तो ultimately we shall have this as 6 ohms. ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये आपका कैपेसिटर है 0.04 माइक्रोफैराड। ठीक है, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा R इंटू सी। आर टोटल कितना दिख रहा है? 11, तो ये दिख रहा है 0.04। ठीक है। तो ये बना 0.44 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक। अब जब स्विच क्लोज होगा तो VC ऑफ जीरो नेगेटिव इज इक्वल टू VC ऑफ जीरो पॉजिटिव, ये तो उसने दे ही दिया है पहले। कितना? 12 वोल्ट दे ही चुका है। VC ऑफ इंफिनिटी कितना होगा बताइए मुझे आप सभी। VC ऑफ इंफिनिटी कितना होगा? जी, VC ऑफ इंफिनिटी कितना होगा? जीरो। जीरो क्यों? भाई जो 12 वोल्ट का चार्ज वो स्टोर किए बैठा है, 12 वोल्ट का वोल्टेज है बिकॉज ऑफ सम चार्ज विच इज देयर अक्रॉस द कैपेसिटर, वो रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हुआ 11 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो वो डिस्चार्ज होता जाएगा एंड अल्टीमेटली द कैपेसिटर विल गेट कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो VC ऑफ इंफिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो VC ऑफ टी अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जीरो प्लस इनिशियल वोल्टेज 12, फाइनल वोल्टेज जीरो, e टू पावर माइनस टी बाय 0.44 इंटू टेन टू पावर माइनस 6 वोल्ट्स। ठीक है। अब इसी में उसने बोला है कि एक्सप्रेशन है निकालना है, तो ठीक है, एक्सप्रेशन आपके सामने है, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है। और अगर पूछता कि t इज इक्वल टू इतने सेकंड पे या माइक्रो सेकंड पे निकालो, तो वो t की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रख देते तो वहां से निकल आता। ठीक है। चलिए क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज द यूज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, श्रुति वो एक्सप्रेशन में होता है। आपको पता है ना, हमने एक्सप्रेशन देखा नहीं था क्या कल? एनी एक्स ऑफ टी इज गिवन एज, ये देखिए,
इट्स अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन एक्चुअली, ठीक है। और कोई भी स्टेबल सिस्टम है अगर उसमें ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन में ई रेस टू पावर माइनस टी की टर्म ही आएगी। क्यों? क्योंकि अगर स्टेबल सिस्टम है तो उसका रिस्पॉन्स कहीं एक वैल्यू पे जाके स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। तो जैसे ही टी टेंड टू इन्फिनिटी होगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब ये इस पूरे टर्म को जीरो कर देगी। और पूरे टर्म को जीरो कर देगी तो बचेगी कौन सी टर्म फिर रिस्पॉन्स में? बचेगी केवल ये वाली टर्म ही बचेगी। और बचना भी यही चाहिए, वही तो स्टेबल सिस्टम की निशानी है। तो ई रेस टू पावर माइनस टी की टर्म आएगी ही, क्योंकि ट्रांजिएंट टर्म ई रेस टू पावर प्लस टी कभी खत्म होगा क्या श्रुति? ई रेस टू पावर प्लस टी कभी खत्म होगा क्या समय के साथ? नहीं होगा। तो वो तो अनस्टेबल सिस्टम हो गया, वो तो अनस्टेबल सिस्टम हो गया क्या नहीं? तो अनस्टेबल सिस्टम का हम एनालिसिस थोड़ी करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप जिस सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हो वो सिस्टम स्टेबल है, इसलिए तो आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। अनस्टेबल सिस्टम का कोई एनालिसिस होता है क्या कभी? कभी नहीं होता, है ना। भाई आपने ट्रांसफार्मर में कुछ इनपुट दिया, ट्रांसफार्मर में कुछ इनपुट दिया और कुछ ऐसा हुआ कि जल गया ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर में आपने कुछ इनपुट दिया और कुछ ऐसा हुआ कि ट्रांसफार्मर जल गया। अब क्या उस जले हुए ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाओगे क्या? उस जले हुए ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट निकालोगे क्या? भाई अनस्टेबल सिस्टम का एनालिसिस थोड़ी होता है। इज इट ओके? तो ई रेस टू पावर माइनस टी की टर्म आना ही है, तभी तो वो स्टेबल सिस्टम की निशानी होगी। ठीक है, एनीवेज चलिए। अच्छा है आप प्रश्न पूछते रहा करो, मुझे लगता है कि हाँ समवन इज लिसनिंग टू मी। नहीं तो आपकी बैच में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो फील्स लाइक ग्रेट कि चलो किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है आंसर। ठीक है, तो पूछते रहा करो भाई, बीच बीच में पूछते रहा करो, दोज हु आर सिंसियर इनफ। द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न लर्न। जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे। चलिए, अब मैं आपसे बोलता हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले तो आप सभी बताना मुझे, आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है क्या फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, नेटवर्क में, सिग्नल्स में? यस या नो लिखने में कोई कष्ट हो रहा हो तो वाई भी लिख दो तो भी चल जाएगा। हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा है, बराबर। अभी लाप्लास और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले यूज होंगे, तो आई होप आपको आते होंगे। अब देखो, मैंने आपसे कल टाइम कांस्टेंट डिस्कस किया था, और उस टाइम कांस्टेंट में मैंने कहा था कि अगर आप किसी सर्किट को आरएल सर्किट या आरसी सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप उसका टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हो, है ना। ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की कल और आज, हर एक में हमने टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट किया। वो जितने भी सर्किट्स हमने देखे कल से लेकर के आज तक, वो क्या थे? they were reducible to either a series RL circuit or a series RC circuit। ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा सर्किट मैं आपको देता हूं, कुछ ऐसा सर्किट मैं आपको देता हूं, और मैं आपसे कह के इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालो। तो आप मुझे बताइए, क्या टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का निकाला जा सकता है क्या? सभी बताइए, क्या इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं क्या? हुँ? क्या इसको सीरीज आरएल या सीरीज आरसी सर्किट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करके? इज इट इवन पॉसिबल? इज इट पॉसिबल श्रुति? हाउ? करके बताना जरा, करके बताना मुझे कैसे।
देखो कल जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ये तीनों इंडक्टर मिला के एक इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते। ना ना ना, नहीं श्रुति, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो ये कल हमने सॉल्व किया था, तीनों इंडक्टर मिला के एक इंडक्टर में कन्वर्ट कर लिया था, से यस और नो। ये तीन इंडक्टर मिला के एक इंडक्टर में कन्वर्ट किया था, है ना। और वहां से अंदर झांक के और बचे हुए सिस्टम का बना लिया था थेवेनिन इक्विवेलेंट। उसके बाद ये की, यहाँ पे भी एक इंडक्टर है, इस एक इंडक्टर के साथ एक पैरेलल में और लगा दो, दो पैरेलल में और लगा दो, एक सीरीज में लगा दो, तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल इंडक्टर में। ठीक है। तो पहली बात तो ये है, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों आ गए किसी सर्किट के अंदर, तो उसका टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर पाना संभव नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, भले ही दोनों ना हो, एक ही हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है। आप मुझे बताइए, ये तीन इंडक्टर मेरे पास है, क्या इन तीन इंडक्टर का मिला के मैं एक इंडक्टर बना सकता हूँ क्या? क्या ये सीरीज में या पैरेलल में है क्या? अरे बोलो यस या नो। क्या इन तीन इंडक्टर का मिला के एक बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो इसका टाइम कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ऐसे सर्किट्स का टाइम कांस्टेंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर टाइम कांस्टेंट ही हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगर टाइम कांस्टेंट ही हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी इक्वेशन हम निकालेंगे कैसे? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल भी पॉसिबल हमारे लिए नहीं। It is okay। तो ऐसे सर्किट में फिर क्या करें? मैं आपको बोल के, ये वाला करंट है आई ऑफ टी, इस आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकालो। अब सिस्टम अगर स्टेबल है, तो पक्के में उसका टाइम कांस्टेंट एग्जिस्ट करता ही है। ये बात मैंने आपसे कल कही थी। स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या? जो कभी ना कभी सेटल हो जाएगा जाके। जो भी उसका सेटलिंग टाइम है, उसका 1/4 विल बी द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो सेटलिंग टाइम अगर एग्जिस्ट करता है, तो फिर टाइम कांस्टेंट भी करता ही है ना। हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं डायरेक्टली, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो तो नहीं कर पाएंगे। अब ये वाले सर्किट को अगर आपने मैटलैब में बना लिया या पी स्पाइस में बना लिया, और वहां से आपने रिस्पॉन्स निकाल लिया आई ऑफ टी का ग्राफ, तो वो आई ऑफ टी का ग्राफ बना के आपको दे देगा मैटलैब में, है ना। और सेटलिंग टाइम भी दे देगा, और बाकी पैरामीटर्स भी दे देगा, टाइम कांस्टेंट भी दे देगा। मतलब बात ऐसी है कि इसका टाइम कांस्टेंट एग्जिस्ट तो करता है, बस हम इसको एक सिंगल आरएल या आरसी सर्किट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ऑन पेपर, है ना। लेकिन फिर भी आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, तो आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा। ऊपर वाले डायग्राम में भी अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है आईसी ऑफ टी या ये है वीसी ऑफ टी, तो आईसी ऑफ टी और वीसी ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकालो। तो अगर स्टेबल है सिस्टम, तो एग्जिस्ट तो करता ही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें, वी हैव नो अदर चॉइस बट टू गो टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसे केस में हमें कहाँ जाना पड़ता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की शरण में जाना पड़ता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही हमें इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जरा हम समझ लें, इंडक्टर और कैपेसिटर को एक एक करके। मान लीजिए ये आपका इंडक्टर है, इसको आपने एक वोल्टेज दे दिया
प्लस माइनस VL ऑफ टी दे दिए। ठीक है, तो वास्तव में यही है VL ऑफ टी और IL ऑफ टी, है ना। अब ये जो मैंने वोल्टेज का सोर्स बनाया है, देखिए मैंने प्लस माइनस अंदर नहीं लिखा सर्कल के। प्लस माइनस सर्कल के अंदर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका मतलब हो जाता खाली डीसी वोल्टेज या स्टेप वोल्टेज, जबकि हम जो अभी जनरल एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं वो हर एक वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल है, भले ही VL स्टेप वोल्टेज हो, भले ही वोल्टेज इम्पल्स वोल्टेज हो, या रैम्प वोल्टेज हो, या पैराबोलिक हो। जितने भी फंक्शन आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो ना, इम्पल्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन, रैम्प फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, पढ़ते हो कि नहीं? यस या no? आपने देखे हैं ये सारे फंक्शन, है ना। तो हम जो इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं वो सभी के लिए वैलिड है, सभी तरह के फंक्शन के लिए वैलिड है। तो ये जो नीचे VL ऑफ टी की पोलैरिटी मैंने लिखी है प्लस माइनस, ये इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी है। ये डीसी भी हो सकता है, इम्पल्स भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है, रैम भी हो सकता है, ट्राइंगुलर सिग्नल भी हो सकता है, स्क्वायर वेव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब ये आपको पता ही है, एल डी आई बाई डी टी। अभी के लिए मैं सीधा इसको आई ही बोल देता हूँ, एल डी आई बाई डी टी। और VL ऑफ एस को जस्ट टू कीप द सिंबल इजी मैं V ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका ले लेंगे लाप्लास। तो लाप्लास लेंगे तो क्या आता है, लाप्लास लेके एल बाहर। लाप्लास की प्रॉपर्टीज आपको आती हैं आई होप। ये ऐसा बनता है, आई ऑफ जीरो नेगेटिव क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट है। दिस इज इनिशियल, दिस इज इनिशियल इंडक्टर करंट, है ना। अगर इंडक्टर इनिशियली रिलैक्स्ड है तो उस केस में आई ऑफ जीरो नेगेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। एल एस आई ऑफ एस माइनस एल आई ऑफ जीरो नेगेटिव। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक सर्किट बनाते हैं। तो अगर मैं एक सर्किट बनाऊं तो आप मुझे बताना मैंने ठीक बनाया कि नहीं। ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट, ये क्या है नीचे वाला, ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट है। ठीक है, तो ऊपर वाले सर्किट को जब ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो नीचे वाला सर्किट बनेगा। ठीक है, और आपने ये चीज रट भी रखी है ना, एल को एल एस से रिप्लेस करते हैं और सी को वन बाय सी एस से रिप्लेस करते हैं। रट रखा कि नहीं रट रखा? यस या नो बताओ। रट रखा है ना, एल को एल एस से रिप्लेस करते हैं और सी को वन बाय सी एस से करते हैं, इतना तो बताइए। ठीक है, आज समझ भी लेते हैं उसको। अगर वो इंडक्टर इनिशियली चार्ज है, मतलब स्विचिंग के पहले से अगर कुछ करंट वो कैरी कर रहा है, तो एल आई ऑफ जीरो नेगेटिव की टर्म भी आएगी। इंडक्टर में आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देखना पड़ता है। इंडक्टर में क्या देखना पड़ता है, डायरेक्शन ऑफ करंट।
डायरेक्शन ऑफ करंट में पोलैरिटी ऐसी आती है वोल्टेज सोर्स की कि करंट शुड एंटर इनटू द नेगेटिव, करंट नेगेटिव में एंटर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में लेता हूं। मान लो एक इंडक्टर है, वो पहले से कैरी कर रहा है 0.2 हेनरी का इंडक्टर है, और स्विचिंग के पहले वो 5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, तो एल हो गया 0.2, तो एल आई ऑफ जीरो नेगेटिव अगर मुझे निकालना रहा, तो एल आई ऑफ जीरो नेगेटिव हो गया 0.2 इंटू 5, मतलब 1 वोल्ट हुआ ये, ठीक है, या 1, एल आई ऑफ जीरो नेगेटिव इज 1, इट इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट्स इन द लाप्लास रूल, है ना। अब अगर इसका ट्रांसफॉर्म्ड इंडक्टर आपको बनाना है तो वो कैसे बनेगा? माइनस प्लस 1 वोल्ट 0.2 एस, एल एस का मतलब क्या? 0.2 एस, और ये बनेगा आई ऑफ एस, ये बनेगा आई ऑफ एस। ठीक है, तो 5 एम्पियर है तो 5/s हो जाएगा, इन जनरल लेट मी कॉल इट आई ऑफ एस। ठीक है, भाई करंट क्या है? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का अगर स्टेप है तो 5 का लाप्लास क्या होगा? 5/s, आई ऑफ एस विल बिकम 1/s। ठीक है, या इन जनरल आप लिखना चाहते हो तो आप सीधे सीधे इसको आई भी लिख सकते हो, बराबर। तो करना क्या है, जहां करंट एंटर करवा रहे हो वहां पर माइनस साइन होना चाहिए। इंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट देखा जाता है। ठीक है, और अगर इंडक्टर इनिशियली रिलैक्स्ड है तो आई ऑफ जीरो नेगेटिव क्या है? जीरो है। आई ऑफ जीरो नेगेटिव अगर जीरो है तो वो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, आएगा ही नहीं, तो एल एल एस से रिप्लेस हो गया सीधा। मतलब अगर इंडक्टर इनिशियली रिलैक्स्ड है तो एल सीधा सीधा एल एस से रिप्लेस हो जाएगा, और अगर इनिशियली चार्ज है तो एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में आएगा, और उसकी पोलैरिटी कुछ इस प्रकार से होगी कि करंट उसके नेगेटिव में आके एंटर करेगा। पोलैरिटी का आपको ध्यान रखना है, पोलैरिटी अगर आपने उल्टी लगा दी तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन वो गलत होगा। इसलिए पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे बोलो? जहां करंट एंटर कर रहा है वहां वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव आना चाहिए, मतलब करंट वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव में एंटर करना चाहिए, बराबर। क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दो जरा इसको। कैपेसिटर की बात करते हैं। अगेन कोई भी सोर्स, एनी फंक्शन, लेट मी कॉल इट एज VC ऑफ सी। ठीक है, सिंपली वी ही बोल देते हैं, वी ऑफ टी, वी ऑफ टी। ठीक, अब आपको पता है व्हाट इज आई इन दिस केस? सी टी वी बाई टी टी।
सी dv by dt. लाप्लास लेंगे बोथ द साइड्स, तो I of s is equal to c s v of s माइनस v of 0 प्लस या vc of 0 प्लस. तो ये क्या बना? अब मुझे यहाँ से v of s की टर्म्स कलेक्ट करनी है. तो v of s की टर्म अगर मुझे कलेक्ट करनी है तो s v of s is equal to I of s by c प्लस vc of 0 प्लस, और v of will be I of s by cs या 1 by cs into I of s plus vc of 0 plus divided by s. फिर से वही एक्सरसाइज इंडक्टर में हमने करी थी. ट्रांसफॉर्म सर्किट, तो इसको सेटिस्फाई करता हुआ सर्किट कैसे बनाओगे? ये v of s, ये I of s, ये 1 by cs, ये vc of 0 प्लस या 0 माइनस, आप जो चाहे लिख सकते हैं. vc of 0 प्लस vc of 0 माइनस बराबर ही होता है, तो vc of 0 प्लस डिवाइड बाय s. ठीक है. अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज देखते हैं. एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा. एग्जाम्पल, कोई कैपेसिटर है, वो इनिशियली 20 वोल्ट तक चार्ज है और ये है 2 फैरेड का. ठीक है. तो यहाँ पर पोलैरिटी ऑफ जाती है. इंडक्टर में क्या देखा जाता था? डायरेक्शन ऑफ करंट. कैपेसिटर में क्या देखोगे? पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करते समय. ठीक है. तो आप लगा देंगे जैसी पोलैरिटी ऊपर है वैसी ट्रांसफॉर्म सर्किट में आ जाएगी. इंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट के रिस्पेक्ट में हम बात करते थे कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा हो कि वो नेगेटिव में एंटर करे जाके. यहाँ पर जैसा वोल्टेज की पोलैरिटी है वैसा, मतलब 1 बाय सी एस. 1 बाय सी एस का मतलब 1 बाय 2s. 1 बाय सी एस मतलब 1 बाय 2s, और ये 20 वोल्ट का सोर्स. तो ये नीचे वाला क्या हो गया? इसका ट्रांसफॉर्म सर्किट हो गया. और अगर इनिशियली रिलैक्स्ड होता, चार्ज नहीं होता, तो 0 वोल्ट होता, तो खाली 1 बाय सी एस ही बचता, मतलब 1 बाय 2s ही बचता. ठीक है. तो ये इसका ट्रांसफॉर्म सर्किट हो गया. तो आप तो सीधे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं एक इंडक्टर का और एक कैपेसिटर का, उसी को ध्यान रख लो तो वो ज्यादा अच्छा है अपने लिए, है ना. एग्जाम्पल से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ जाती है बात, बजाय की अब डेरिवेशन तो अपने काम का है नहीं, ये तो खाली आपको समझाने के लिए है. ठीक है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे, करंट को वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव में एंटर करवाएंगे. कैपेसिटर में पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज देखेंगे, जैसी पोलैरिटी है उसी पोलैरिटी का एक वोल्टेज सोर्स और साथ में 1 बाय सी एस लग जाएगा, तो वो ट्रांसफॉर्म सर्किट हो जाएगा. ठीक है. तो ट्रांसफॉर्म सर्किट करके हम आई ऑफ एस की टर्म्स कलेक्ट करते हैं. आपको पता है, आपने देखा भी होगा. अभी एक न्यूमेरिकल आएगा, उसमें समझ में आपको आ जाएगा. तो आई ऑफ एस की टर्म्स हम कलेक्ट करते हैं और फिर आखिरी में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन आ जाता है. ठीक है. तो एल और सी अगर दोनों हैं तो फिर आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन कलेक्ट करने का तरीका, जैसा मैंने आपको कहा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही है. और लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते समय इंडक्टर और कैपेसिटर का ध्यान रखना पड़ता है. रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही रहता है, आर आर से रिप्लेस हो जाता है. आपको पता है रेजिस्टेंस लाप्लास डोमेन में जो आर है वो आर ही रहता है. ठीक है. एल will become ls plus some voltage source, c will become 1 by cs plus some voltage source,
whereas resistance will remain plain resistance, उसके साथ कोई एस वेस पैरामीटर ऐड होता नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके जरा नोटेड टाइप कर दीजिए। क्लियर एंड नोटेड। एक ट्राई करो आप, फिर मैं करवाता हूँ। मैंने नीचे हिंट लिखी हुई है, उसकी मदद से इसको सॉल्व कीजिएगा। इक्वेशन हमेशा स्विचिंग के बाद की लिखी जाती है और इनिशियल कंडीशन स्विचिंग के पहले से लाई जाती है। स्विचिंग के बाद की इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक मैं बता देता हूँ आपको, इसके बाद आप कीजिएगा। देखो, पहले तो मैं t इक्वल टू 0 नेगेटिव पे वैल्यू चाहता हूँ इंडक्टर वोल्टेज, इंडक्टर करंट की और कैपेसिटर वोल्टेज की। तो t इक्वल टू 0 नेगेटिव पे आई वांट
द सर्किट। टी इक्वल टू 0 नेगेटिव पे का मतलब है कि स्विच अभी क्लोज्ड है और स्टेडी स्टेट आ गई है। ध्यान दीजिए, टी इक्वल टू 0 पे ओपन हो रहा है स्विच, आपको एरो देख लेना स्विच, है ना, मतलब स्विच पहले क्लोज था, बहुत लंबे समय तक क्लोज ही पड़ा रहा, तो टी इक्वल टू 0 पे वो ओपन हुआ है। तो जब स्विच क्लोज था, जब वो क्लोज पड़ा रहा, तो स्टेडी स्टेट आ चुकी थी विद द स्विच क्लोज। तो जब स्टेडी स्टेट आ चुकी थी, तो इंडक्टर शॉर्ट हो गया होगा और कैपेसिटर ओपन हो गया होगा। अब हुआ ये होगा कि इंडक्टर हो गया शॉर्ट। अब इंडक्टर अगर शॉर्ट हो गया, आप मुझे बताना, डायग्राम को देखो, अगर इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो इस कैपेसिटर का कुछ मतलब है क्या? अगर इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो उसके पैरेलल का कुछ भी निकाल सकता हूं ना मैं, है ना। शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता, उधर करंट जाना ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या, ये आपका 100 वोल्ट है, ये 10 ओम्स है, ये है आपका आई ऑफ 0 नेगेटिव। ठीक, तो आई ऑफ 0 नेगेटिव क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। यही आई ऑफ 0 पॉजिटिव भी हो गया, जबकि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है, तो वीसी ऑफ 0 नेगेटिव, वीसी ऑफ 0 पॉजिटिव क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ कैपेसिटर इनिशियली रिलैक्स्ड है और इंडक्टर इनिशियली चार्ज है ना। यहाँ पर कैपेसिटर इनिशियली रिलैक्स्ड है और इंडक्टर इनिशियली चार्ज है। मतलब जब आप स्विचिंग करोगे, स्विच को अब जब ओपन कर दोगे, तो जैसे ही स्विच को आप ओपन करेंगे, अब ये इंडक्टर चार्ज है, और अब ये जो इंडक्टर है ये क्या होगा, आफ्टर स्विचिंग, ध्यान देंगे जनरल प्रोसीजर क्या है ट्रांजिएंट का, स्विचिंग के बाद की इक्वेशन लिखते हैं। कब की इक्वेशन लिखते हैं बोलो, स्विचिंग के बाद की, क्योंकि t ग्रेटर देन 0 का मतलब ही वही है स्विचिंग के बाद। तो स्विचिंग के बाद सर्किट, स्विचिंग के बाद सर्किट ऐसा हो जाएगा क्या, से यस और नो, इसके ऊपर यस या नो बोलो। स्विचिंग के बाद सर्किट ऐसा हो जाएगा, यस या नो बोलो। है ना, तो हम करते क्या है, इनिशियल कंडीशन हमें मिल गई है, कहाँ है इनिशियल कंडीशन, ये। अब हम ले लेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे, जनरल इक्वेशन क्या हो गई, एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, पहला तरीका तो ये है लिखने का, इज इक्वल टू क्या, 0। इज दिस ओके? अब जो कैपेसिटर और इंडक्टर की हमने इक्वेशन निकाली थी उस पर एक बार नजर डाल लो। 1/cs आई ऑफ एस, वीसी ऑफ 0 प्लस बाय एस। तो इसको सिंबल के फॉर्म में मैं लिखता हूँ, बी एल एस आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ 0 प्लस 1/cs इंटू क्या होता था, आई ऑफ एस और वीसी ऑफ 0 नेगेटिव तो 0 ही है, तो वो वाली टर्म नहीं लिखी। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके हो गया, ये इक्वल टू हो गया 0 के। ठीक है, वीसी ऑफ 0 नेगेटिव वाली टर्म नहीं आएगी। अब क्या करोगे, अब कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू आप चाहो तो रख दो, नहीं तो पहले टर्म्स कलेक्ट कर लो। मुझे आई ऑफ एस की टर्म्स कलेक्ट करनी है, आई ऑफ एस एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। तो आई ऑफ एस एल एस प्लस 1/cs इज इक्वल टू एल आई ऑफ 0 प्लस। ठीक है, अब आगे की एक्सरसाइज आप मुझे करके बताएंगे। अब आप क्या कीजिए, एल और सी की वैल्यू रखिए, आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू रखिए, आई ऑफ एस एक तरफ बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ,
और अब आपको लेना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी लिया है, सेकेंड ईयर में नेटवर्क थ्योरी में भी लिया है, सिग्नल सिस्टम में भी लिया है। तो आप मुझे आई ऑफ टी बताएंगे, स्मॉल आई ऑफ टी, जिसका की एक्सप्रेशन उसने पूछा है। ठीक है, टेक योर टाइम, सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। हाँ, रखिए वैल्यूज।
आई ऑफ एस, एल की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो एस हो जाएगा, प्लस 1 बाय सी दिया है 10 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू 10⁻⁻6, मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको 10⁻⁻5 एस। एल एल दिया है 1, आई ऑफ 0 प्लस था कितना, आई ऑफ 0 प्लस वॉस 10, ठीक है। तो ये क्या बना, आई ऑफ एस, एस प्लस 10⁵ बाय एस इज इक्वल टू 10, आई ऑफ एस, एस स्क्वायर प्लस 10⁵ बाय एस इज इक्वल टू 10, आई ऑफ एस प्लस दिस, ठीक है। अब इसका इनवर्स लाप्लास लेना है, कैसे लेंगे, स्मॉल आई ऑफ टी कैसे निकालेंगे बताना। टेक द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड टेल मी द आंसर, इसके आगे आपसे बनना चाहिए। कौन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर में फिट होता हुआ दिख रहा है आपको ये, कौन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर में फिट होता हुआ दिख रहा है, टाइम डोमेन और एस डोमेन। देखिए, कैन आई राइट इट एज इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10⁵ का स्क्वायर, कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। अब आपको पता है एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर क्या, cos ऑफ ओमेगा टी इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इट्स अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर। इस पे यस या नो बोलो, क्या ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर होती है, यस या नो बोलिए इस पे, से यस और नो। इसी का यूज आप कर लो, आई ऑफ टी आपको क्या मिलेगा, 10 cos ऑफ 10⁵ टी ब्रदर, ये आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो लाप्लास की मदद से निकालना पड़ा, अपनी वाली उस इक्वेशन से एक्स ऑफ इंफिनिटी प्लस ई एस टू पावर माइनस टी बाय टाउ वाली इक्वेशन से निकाल पाना संभव नहीं है, तो इसको यहां से हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। इस पे क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दीजिए जरा जल्दी से। हाँ जी, क्लियर एंड नोटेड टाइप करो जल्दी सभी।
चलिए स्टार्ट सॉल्व में। जी आंसर बताइए, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है इसको, जल्दी से आंसर बताओ। देखो, पॉइंट 002 और 1 मिली वोल्ट, ये आई ऑफ एस। स्टैंडर्ड के साथ हमेशा कंपेयर कर लो तो चीजें क्लियर हो जाती। ये है एल आई ऑफ जीरो नेगेटिव, ये है एल एस। तो कंपैरिजन जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा कंपैरिजन करके? एल इक्वल टू मिल जाएगा 0.002 हेनरी, है ना। और एल आई ऑफ जीरो नेगेटिव आपको मिल जाएगा 1 मिली वोल्ट, का मतलब होता है 0.001 वोल्ट्स। तो उसमें से एल क्या है? 0.002, आई ऑफ जीरो नेगेटिव इज इक्वल टू 0.001। आई ऑफ जीरो नेगेटिव आ गया 1/8। चलिए क्लियर टाइप कर दीजिए इस पे, क्लियर। क्लियर टाइप करो भाई जल्दी से।
सीधे ट्रांसफॉर्म सर्किट बना लेना है इसका। वोल्टेज और चार्ज में रिलेशन क्या होता है, क्यू सी और वी में रिलेशन क्या होता है, बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में। चार्ज क्यू, वोल्टेज सी, वोल्टेज वी, कैपेसिटी सी। वी सी और क्यू में रिलेशन क्या होता है पहले मुझे बताइए चैट बॉक्स में, सभी बताएंगे। हाँ, करेक्ट वसंत, सभी लोग बताइए क्या होता है भाई। चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है। Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, वो यूज होगा इसमें, उसका यूज करना पड़ेगा।
देखिए, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। Q इज इक्वल टू होता है सी बी। तो जीरो नेगेटिव पे ये आपको पता है, तो जीरो नेगेटिव पे ये निकल आएगा। जीरो नेगेटिव पे आपको Q दे रखा है कितना, 6 कूलम। तो 6 इज इक्वल टू सी दिया है C1, 1 C1 है 1 इंटू वी ऑफ जीरो नेगेटिव या VC ऑफ जीरो नेगेटिव। तो VC ऑफ जीरो नेगेटिव क्या आ गया, 6 वोल्ट आ गया। VC ऑफ जीरो नेगेटिव 6 वोल्ट आ गया। अब सीधे मैं ट्रांसफॉर्म सर्किट बना लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म सर्किट, ओरिजिनल सर्किट आपके सामने बना हुआ है। तो ये बनेगा कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कितने का बनेगा, 6/S का बनेगा। कैपेसिटर में पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज देखी जाती है। और 1/CS, सी तो 1 है, तो 1/CS मतलब 1/S ही होगी। रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का है, मतलब 1000 ओम्स का है। कैपेसिटर 2 C2 इनिशियली चार्ज तो था नहीं, तो वो खाली 1/CS से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब 1/2S से वो रिप्लेस हो जाएगा। और ये आपका I ऑफ S हो जाएगा। ये आपका I ऑफ S हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या पूछा है, चार्ज ऑन C2 अंडर स्टेडी स्टेट पूछा है। मतलब हमें C2 का वोल्टेज अगर मिल जाता है, लेट मी कॉल इट एज VC2 ऑफ S। ये VC2 ऑफ S, तो VC2 ऑफ S अगर हमें मिल जाता है, तो वहां से हम VC2 निकाल लेंगे फाइनल वैल्यू, और वहां से फिर Q निकल आएगा। C तो हमें पता ही है 2 फैराड। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अब आप इसके अंदर लगा सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग VC2 ऑफ S। तो वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे, तो 1/2S अपॉन 1/S प्लस 1/2S प्लस 1000 इंटू 6/S आपका वोल्टेज है। ये मैंने किसका इस्तेमाल किया, वोल्टेज डिवीजन रूल का इस्तेमाल मैंने किया। इज दिस ओके? तो ये क्या बना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप S स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में S स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा, ये तो पहले 3 हो गया, S स्क्वायर से मल्टीप्लाई और कर दिया तो ये 3 रह गया खाली। ठीक है, अपॉन S स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो S स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो S/2 प्लस 1000 S स्क्वायर। इज दिस ओके? तो अगेन सिंप्लीफिकेशन, VC2 ऑफ S इज इक्वल टू E अपॉन 1000 S स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 होता है 1.5 S। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, VC2 ऑफ निकालना है आपको इन्फिनिटी। तो आपने ये अगेन फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ी होगी। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, लिमिट t टेंड्स टू infinity f of t is limit s टेंड्स टू 0 s f of s। ठीक है। इसके ऊपर यस या नो बोलो पहले, ये आपने पढ़ी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये थ्योरम पढ़ी है, फाइनल वैल्यू थ्योरम, है ना। तो इसका इस्तेमाल अब करेंगे यहाँ पे। तो VC2 ऑफ S क्या है,
नीचे से एस कॉमन आ जाएगा, तो एस 1000 एस प्लस 1.5, ठीक है। तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एस एफ ऑफ एस, तो एक एस कैंसिल हो गया, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो 3 अपॉन 1000 एस प्लस 1.5, so it will become 2 volts, ठीक है। VC ऑफ इन्फिनिटी क्या मिल गया, 2 वोल्ट्स मिल गया, 3 अपॉन 1.5, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सी बी, तो ये इन्फिनिटी पे मुझे निकालना है, तो इन्फिनिटी पे सी की वैल्यू 2 फैरेड, ठीक है। तो Q पता नहीं है, इनफैक्ट पूछा ही है उसने, और C2 है और V2 है, तो ये बन गया 4 कूलम, और ये हो गया आपका आंसर, योर आंसर। ठीक है, जरा क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दें इस पे, प्लीज टाइप क्लियर एंड नोटेड। जी क्लियर एंड नोटेड। चलो अगला बताओ। अच्छा, इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, सभी आंसर देंगे। इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास बताइए जल्दी से सभी। ना ना ना, श्रुति गलत। ना, वसंत बराबर है आपका, जल्दी बताओ। राय सोनी थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास बताएंगे।
तभी। अरे वन होता है वन, श्रुति। वन बाय एस तो यू ऑफ टी का होता है ना। डेल्टा टी का वन होता है वन। हाँ, तो ट्रांसफॉर्म सर्किट बनाना है, सब कुछ इनिशियली रिलैक्स्ड है। इंडक्टर एल एस से रिप्लेस करो, कैपेसिटर को वन बाय सी एस से रिप्लेस करो, डेल्टा टी की जगह वन। वीसी ऑफ एस निकालो, टर्म्स कलेक्ट करो, इनवर्स लाप्लास लो। अब ये आपको करना है पूरा। टेक योर टाइम, सॉल्व इट।
देखिए ट्रांसफॉर्म सर्किट बनाएंगे। सी भी 1 है, एल भी 1 है। तो ये बन जाएगा एस, ये बनेगा आपका 1 और ये बनेगा 1/s। एंड द voltage that we have to find out is this one. So V C of S is 1 upon S square plus S plus 1। डिनोमिनेटर को बनाएंगे आप अब होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर अगर बनाना है तो 1 अपॉन S प्लस 2ab शुड बी S, तो वी मस्ट हैव अ 1/2 here। तो स्क्वायर प्लस S की टर्म तो यहाँ से मिल गई, प्लस 1/4 बनेगा। 1/4 को 1 बनाने के लिए 3/4 और ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 3/4 मैंने और ऐड कर दिया। तो 1 अपॉन S प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इनवर्स लाप्लास आप मुझे बताओ, कोई प्रॉपर्टी आपको याद हो अगर। ये है आपका अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले ही आता हूँ, उसके बाद आसान रहेगा आपके लिए। तो मुझे न्यूमरेटर में √3/2 चाहिए। ठीक है, तो √3/2 अगर न्यूमरेटर में चाहिए तो ऐसा कर लेते हैं, S प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक, BC ऑफ 2/√3 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन 1/2 से शिफ्टेड है। तो 1/2 से शिफ्टेड है तो इसका मतलब क्या, e रेस्ट पावर माइनस t/2 की टर्म बनेगी ये। और ये क्या बनेगा, साइन ऑफ √3/2 t। दैट्स योर VC ऑफ t। ठीक है, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है। फिर नेटवर्क में फिर पढ़ते हो, फिर सिग्नल सिस्टम में फिर पढ़ते हो। ठीक है, तो दीज बेसिक प्रॉपर्टीज यू मस्ट नो। चलिए क्लियर टाइप कर दीजिए इस पे। प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स।
चलो सॉल्व। चलिए इसके आंसर्स मैं आपको दे देता हूँ। ये इसके आंसर्स हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट इट एज एन असाइनमेंट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कर लेंगे तो सॉल्व, यस या नो बोलिए। लाप्लास और इनवर्स लाप्लास का ही पूरा केस ये है। दोनों कर लेंगे सॉल्व। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, आंसर।
ठीक है, चलिए, सो विल मीट नेक्स्ट क्लास।